हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जेईई मेन 2020 2 सितंबर के मैथमेटिक्स के पेपर को। शिफ्ट 2 का पेपर है ये। इसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स वी विल सी हाउ डिफ़िकल्ट द प्रॉब्लम्स आर, है ना। प्रॉब्लम जो है वो कितनी डिफ़िकल्ट है या कितनी ईजी है, कैसे है, वो हम लोग सॉल्व करने के दौरान में देखेंगे कि प्रॉब्लम का डिफ़िकल्टी वगैरह कैसा है। सभी हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2020 2 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का मैथमेटिक्स का पेपर है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट f such that R be a function which satisfies f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x comma y which belongs to the real number r. If f of 1 is equal to 2 and g of n is equal to, यहाँ पे डबल प्रिंट हो गया, only one gn. G of n is equal to summation of k is equal to 1 to n minus 1 f of k, where n belongs to capital N. Then the value of a small n for which gn is equal to 20. ये जो सवाल है ये फंक्शन के डेफिनेशन वगैरह से लिया हुआ है ना। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे टाइप के रिलेशंस दिए रहते हैं, f of x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, या f of x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इसका एक जनरल सोल्यूशन होता है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ f of x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। यदि कोई ऐसा आपको रिलेशन दिया हो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको लिखते हैं कि दिस गिव्स f of x इज इक्वल टू के एक्स, f of x इज इक्वल टू के एक्स। ये सिंपल सा आपका सॉल्यूशन है। f of x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आपको दिया हो आप लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू के एक्स। आप इसको अब इस फॉर्म को हम लोग यूज़ करेंगे, मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको मेरा एक स्पेशल लेक्चर होगा जिसमें इस टाइप के रिलेशन को मैं सारे प्रूफ दूंगा उसमें, है ना। उसमें सारा प्रूफ आपको मिल जाएगा। इस प्रूफ के लिए आपको मेरा वो लेक्चर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि इस टाइप का यदि कंडीशन दिया हो हम लोग f of x इज इक्वल टू के एक्स यूज़ करते हैं। एक और रिलेशन आप लोगों को पता होगा, इसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मेट होते हैं। आप उसी वीडियो में आप देख सकते हो, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसका हम लोग जो लिंक है आपको वीडियो में नीचे मिल जाएगा, है ना। आगे अब बढ़ते हैं, अब इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि यदि f of x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिया हुआ हो और आपको f of 1 आपको दिया हुआ है, f of 1 इज इक्वल टू 2। सब यहाँ से निकालते हैं, f of 2 f of 1 वहाँ पे रखेंगे। f of 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, so this is k and this is 2. So this implies इन दोनों को मिला लें। हमको क्या मिला कि f of x जो है वो हमारा 2x के बराबर है। चलो भैया f of x हमारा निकल गया। अब f of x निकल गया तो gn क्या बोल रहा है। gn का क्या डिफिनीशन है, gn बोला कि देखो समीशन ऑफ f of k वेयर k इज लाइज बिटवीन 1 टू n माइनस 1। इसके लिए हम वैल्यू रखें, f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 प्लस डॉट 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 f of n माइनस 1, है ना। चलो f of 1 का वैल्यू रखते हैं। f of 1 का वैल्यू है 2, f of 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, f of 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, प्लस ऐसे ही यदि हम f of n माइनस 1 का रखें 2 n माइनस 1, है ना। बस इसका समीशन निकाल देना है। देखो इसमें सब 2 कॉमन ले लें, इस जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। और इसका समीशन आप लोग जानते हो, जो फार्मूला होता है यदि n टर्म्स हो तो उसका समीशन होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। वही वाला फार्मूला लगा लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी 2 और n की जगह पे टर्म क्या है मेरा n माइनस 1। n माइनस 1 इंटू दिस प्लस 1, दिस इज गोइंग टू बी n डिवाइडेड बाई 2। दिस इज गोइंग टू बी कैंसल आउट। दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर माइनस n। ये समीशन आया, मतलब gn का वैल्यू आया। बोल रहा है कि अब n का वैल्यू कब निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच gn इज इक्वल टू 20। यदि gn का वैल्यू जो है
वो 20 हो जाए तो n का वैल्यू निकालो। सो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो जी एन का वैल्यू 20 हो जाए, मतलब n स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू यदि 20 हो जाए सो वैल्यूज़ बदलाओ। सो लिखते हैं n स्क्वायर माइनस एन माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो इसको आप फैक्टराइज करोगे, सो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा n माइनस 5, कितना हो जाएगा हमारा n माइनस 5 और n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 5 और माइनस 4। सो n माइनस 4 नहीं हो सकता, हेंस द आंसर इज n इज इक्वल टू 5। सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी B इज द करेक्ट आंसर। ये पहला मेथड हुआ, जिसको और भी अलग मेथड से हम लोग बना सकते हैं। इफ़ सपोज मेरे को नहीं पता है कि ये चीज़ होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू kx होता है, यदि हमको नहीं पता है, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो चलिए उसको भी देखते हैं। सो दिस इज मेथड 1, ये हमारा कौन सा था, मेथड 1। यदि डायरेक्ट आपको इस रिलेशन का वैल्यू पता है कि f ऑफ x जो है वो kx के बराबर होता है, सो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। इसको प्रूफ बोलोगे तो कुछ नहीं करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0, सो यू गेट f ऑफ 0 इज इक्वल टू जो भी आएगा आगे, है ना। सो वहाँ से उसको डिराइव किया सकता है कि f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, अननेसेसरी क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगा यदि मैं सारे प्रूफ यहाँ पे करने लगूँ तो। सो इसके लिए मैं एक अलग से आपका जो है वो वीडियो होगा, आप उसको देख सकते हो। चलो मेथड 2 पे चलते हैं कि इसको यदि हमको वो रिलेशन नहीं पता हो, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो हमको दिया हुआ है रिलेशन क्या कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और साथ में एक और रिलेशन दिया हुआ है। वो रिलेशन क्या है कि भैया f ऑफ 1 जो है वो क्या है, f ऑफ 1 जो है वो 2 के बराबर है। बस सिंपल है, इतना चीज़ दिया हुआ है, इतना इन्फॉर्मेशन पता है। और यदि हम gn की बात करें, सो gn में हमको क्या निकालना है, यदि हम gn में देखें तो f ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 और f ऑफ n माइनस 1, मतलब सारे f के वैल्यूज़ निकालने हैं ना। सो f ऑफ 1 हमको पता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम f ऑफ 2 निकाल सकते हैं, क्या कोई तरीका है जिससे हम f ऑफ 3 निकाल सकते हैं। यस बिल्कुल है। सो चलो इस रिलेशन को यूज़ करते हैं और लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 and y is equal to 1. So this is going to be 1 plus 1 is 2, and this is f of 1 plus f of 1 means 2 times f of 1, means f of 1 is 2. So this is 4. Put x is equal to 2, y is equal to 1. So this is 2 plus 1 is 3 is equal to f of 3 is equal to f of 2 plus f of 1, और f ऑफ 2 हमारा कितना है 4 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 6। चलो एक और टर्म निकाल लेते हैं। सो x इज इक्वल टू आप 2 रख लो, y इज इक्वल टू 2 रख लो। सो f ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 2, और f ऑफ 2 मेरा कितना है 4, सो 4 2 ज़ा 8। देख रहे हो ऐसे ही निकल जाएगा। सो हमारा समीशन क्या हो जाएगा, देखो तो g ऑफ n क्या हो जाएगा। So g of n is equal to f of 1 plus f of 2 plus f of 3. So 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus dot 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 n minus 1 terms. देखो तो किस चीज़ में 2 4 6 8 है ना, AP में है। सो इसका समीशन हम लोग कैसे निकालते हैं, सो होता है n by 2 मीन्स n minus 1 by 2, फिर होता है 2a, सो 2 into 2 is 4 प्लस n minus 1 into d। सो n minus 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n minus 2, और d देखो कितना है 2। इसको थोड़ा सॉल्व करो। सो यदि हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा n minus 1 by 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2n और माइनस 4 4 कैंसिल, यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल। सो दिस इज गोइंग टू बी n इंटू n माइनस 1 मीन्स n स्क्वायर माइनस n। अगेन सेम कंक्लूजन पे हम लोग पहुँच गए। सो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जी एन इज इक्वल टू
20, so again n is equal to 5 आंसर, है ना। so ये भी एक मेथड है। इफ़ यू डोंट नो द एक्सप्रेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे जो है वैल्यूज़ पुट करके भी इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। so ये था हमारा पहला सवाल। आप दूसरा सवाल देखिए। so the answer is B, so 5। so दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और दूसरा सवाल देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। so क्या पूछा है इसमें, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। इसमें इमेजिनरी पार्ट आपसे पूछा है। so ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आप देख सकते हो ये स्क्वायर रूट में है, जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है। सो स्क्वायर रूट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करना आना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया। सिंपल सा है कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपको दिया हो तो उसको आप सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बस उसी पे ये सवाल बेस्ड है और काफ़ी सिंपल सवाल है। देखिएगा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो पहला जो टर्म है मैं एक एक टर्म को सॉल्व करूँगा, है ना। सो जो पहला है वो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, देखो 54 को क्या लिख सकते हो, -54। यदि मैं -54 को लिखूँ तो लिख सकता हूँ -6 × 4, है ना। और -4 को क्या लिख सकता हूँ, i² × 6, और इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये हो जाएगा i² × 4 × 6, सो हो जाएगा i × 2√6। क्लियर, i × 2√6। नहीं, कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 9 होगा, दिस इज 9, 9 6 × 54, सो दिस इज गोइंग टू बी 3। सो सिंपल सा है कि स्क्वायर रूट ऑफ -54 को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। सो मैं उसको बस एलिमिनेट करके यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। सो स्क्वायर रूट ऑफ, सो दिस इज 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -54 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3i√6। सो यहाँ पे 3i√6, है ना। बाकी इसका काम ख़त्म हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 6i√6। अब इसको हमको सिंपल फॉर्म में लिखना है। सो हम मान लेते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी a + iota_b। मान लिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + iota_b के बराबर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। सो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 + iota6√6 इज इक्वल टू a² - b² + iota2ab, है ना। यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा, अब इसके रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे और इमेजनरी पार्ट को। सो दिस इज गोइंग टू बी a² - b² इज इक्वल टू 3 एंड 2ab इज इक्वल टू 6√6। सब यहाँ से देख सकते हो b इज इक्वल टू 3√6/a। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। सो a² - b², सो 9 × 6/a² इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से हो जाएगा a⁴ - 3a² - 54 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो a4 - 9a² + 6a² - 54 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे। सो फैक्टराइज करने पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ से। सो a² - 9 और यहाँ पे बचेगा एक a² + 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा a² - 9, a² इज इक्वल टू 9 और -6। तो -6 तो हो नहीं सकता बिकॉज a² दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो ये नहीं हो सकता। सो वी हैव a² इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू ±3। सो a का वैल्यू हमको मिल गया। सिमिलरली यदि हम देखें, अब इस a के वैल्यू को आप किसी में रख दो। सो इसी वाले एक्सप्रेशन में रख देते हैं b। सो b इज इक्वल टू 3√6
divided by the a is going to be plus minus 3, so this is plus minus, this is 3, so this is going to be plus minus root 6. so b का वैल्यू हमको मिल गया. so इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? so मैं लिख सकता हूँ कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी 3 प्लस आयोटा 6 root 6 is equal to a plus iota b. so a is plus minus 3, so plus minus 3 plus iota root 6. ये मेरा पहला टर्म का काम हो गया. सिमिलरली हम दूसरे टर्म पे भी काम करते हैं, है ना. सो यहाँ तक मेरा पहला टर्म था. दूसरा टर्म अगेन सेम वे में, सो 3 माइनस आयोटा 6 root 6 is equal to let's say p plus iota q square. so 3 plus iota 6 root 6 is equal to p square minus q square plus iota 2pq. so we have p square minus q square is equal to 3 and 2pq is equal to, it's not plus, this is going to be minus. so this is going to be minus 6 root 6. so this is going to be q is equal to minus 3 root 6 by p. अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें रख लेते हैं. सो सेम इक्वेशन आ जाएगा. आप स्क्वायर करोगे तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा. तो लिखेंगे यहाँ पे p स्क्वायर माइनस और आपका q स्क्वायर कितना हो जाएगा? सो 54 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3. देखो यहाँ पे क्या वही इक्वेशन है, ए स्क्वायर माइनस 54 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3. सो यहाँ से ए का वैल्यू हमारा क्या आया था? प्लस माइनस 3. यहाँ पे बोलेंगे p इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. अब इस p के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे माइनस है. दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू माइनस प्लस रूट 6. और इस वैल्यू को यदि यहाँ पे रखें, सो वी गॉट 3 माइनस आयोटा 6 रूट 6 is equal to plus minus 3 minus iota root 6. This is the value. Clear? So हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, एक ये है और एक ये है. ये दो वैल्यू का यूज़ करना. चलो यहाँ पे लिखते हैं. सो इसका वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा रूट 6 और माइनस यहाँ पे लिखें प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा रूट 6. अब देखो यहाँ से ये प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं. सो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस आयोटा रूट 6 हो जाएगा माइनस 3 माइनस आयोटा रूट 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा रूट 6 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस आयोटा रूट 6. ये गया. सो दिस इज प्लस माइनस आयोटा टाइम्स 2 रूट 6. देखो तो कोई ऑप्शन में अवेलेबल है क्या इन दोनों में से कुछ भी? ऑप्शन ए माइनस रूट 6 नो, ऑप्शन बी माइनस 2 रूट 6 यस. सो द ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. कोई डिफ़िकल्टी इसमें? सिंपल सा आपका रूटीन वर्क था. बस इसमें आपको मेथड आना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है सो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं. पूरा सवाल उसी पे बेस्ड था. सो द आंसर इज बी. चलते हैं अगले सवाल की तरफ. ये आपका डिटर्मिनेंट का सवाल है ना. ये आपका डिटर्मिनेंट का सवाल है. सवाल को अच्छे से पढ़ो, आपको काफ़ी स्टैंडर्ड इसमें फॉर्मेशन दिखलाई दे रहा होगा. ये आपने बहुत बार देखा होगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी ए और सी ए बी. इसका वैल्यू जो है वो डायरेक्ट आपको यदि याद है तो काफ़ी अच्छा है, समय बच जाएगा. नहीं याद है तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना. तो ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू को मेरे हिसाब से याद रखना ज़्यादा अच्छा होता है. यदि याद रह गया तो
अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम काफ़ी मायने रखता है। अब कितना समय बचा पा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो यदि मैं इसको बोलूँ तो हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A B C A और C A B इज इक्वल टू 0। और इसको जब आप तोड़ोगे तो इसका वैल्यू होता है A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC एंड दिस इज इक्वल टू 0। और फिर क्या आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कि A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0। सो ABC इज इक्वल टू 2/3। ABC इज इक्वल टू 2/3। सो द आंसर इज A। द आंसर इज A। सो ऐसे आपको एक लाइन में आपको ये सवाल बन जाएगा। लेकिन जो लोग इसको सॉल्व नहीं किए, जिनको नहीं पता है कि ये कहाँ से आता है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो इसमें 1 2 3 सो एक ऑपरेशन करते हैं कि R1 में ऑपरेशन करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला ऑपरेशन करते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। यहाँ पे हो जाएगा BC CA AB, है ना। इसमें से A प्लस B प्लस C हमारा कॉमन हो जाएगा। सो मैं अगला स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, A प्लस B प्लस C को कॉमन ले रहा हूँ। सो A प्लस B प्लस C को मैंने कॉमन ले लिया। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ऑपरेशन, दो ऑपरेशन करेंगे। C2 में ऑपरेशन करेंगे C2 माइनस C1 एंड C3 में भी ऑपरेशन करेंगे C3 माइनस C1। चलो देखते हैं क्या मिलता है। सो दिस इज A प्लस B प्लस C, दिस इज 1 B C, 1 माइनस 1 इज 0। यहाँ पे हो जाएगा C माइनस B, A माइनस C, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा A माइनस B और ये हो जाएगा B माइनस C, है ना। सो A प्लस B प्लस C, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 0 है, यहाँ पे 1 है, सो ये गया, ये गया। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो आई एम गोइंग टू राइट A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट में इसका वैल्यू हो जाएगा C माइनस B इंटू B माइनस C माइनस A माइनस B इंटू A माइनस C, A माइनस B इंटू A माइनस C। सो दिस इज गोइंग टू बी A प्लस B प्लस C। चलो इसको तोड़ दो, हो जाएगा BC माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC, यहाँ पे करेंगे सो प्लस A स्क्वायर, सो माइनस A स्क्वायर माइनस AC, तो दिस इज प्लस AC माइनस AB, सो प्लस AB और माइनस माइनस प्लस BC, सो माइनस BC। चलो देखो BC BC कैंसिल आउट। सो दिस इज A प्लस B प्लस C और AB प्लस BC प्लस CA माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, and this is going to be equal to 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। यहाँ पे माइनस के साथ आएगा, सो मैंने माइनस यहाँ पे नेगलेक्ट कर लिया था पॉजिटिव फॉर्म में लिखने के लिए, है ना। सो आप ये चूँकि 0 दिया हुआ है, सो माइनस आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब, तो आराम से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो काफ़ी सिंपल था ये सवाल। ये सवाल मुझे लगता है सभी ने बनाया होगा, किसी से ये सवाल छोटा नहीं होगा। सो द आंसर इज A। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सो ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम से ये सवाल लिया गया है ना। सो ये बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है। सो द रेशियो ऑफ 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n इज 2:5:12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो n का वैल्यू हमको निकालना है। क्या दिया हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव यदि बाइनोमियल टर्म्स हैं, सो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है ना। सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। सो ये भी आपको क्या है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सवाल पूछा गया है बायनोमियल थ्योरम से। सो यदि कोई आपको इसका यदि हम एक्सपेंशन बोले 1 + x टू द पावर n और इसमें बोले कि आप 3 टर्म लिखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं टी आर। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो NC r-1 x टू द पावर r-1 NC r x टू द पावर r और NC r+1 x टू द पावर r+1। so इससे कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? ये सारे कोएफिशिएंट है ना, और इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:5:12। तो चलो इन दोनों को लिखते हैं। सो हो जाएगा हमारे पास NC r/NC r-1 = 5/2। चलो सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 = 5/2। ध्यान से देखो, यहाँ से ये कैंसिल आउट r और यहाँ से, तो यहाँ से यदि हम r ले लें तो हमारा फैक्टोरियल r-1 बचेगा, तो ये कैंसिल आउट होगा। और अब इसमें से देखो n माइनस r प्लस 1 है, सो n माइनस r प्लस 1 लेंगे तो एक माइनस होगा, तो ये -1, सो ये कैंसिल आउट। सो यहाँ से ये कटेगा और हमारे पास बचेगा n माइनस r प्लस 1। सो फाइनली हमारे पास होगा क्या? सो ये ऊपर जाएगा। सो n माइनस r प्लस 1 बाई r = 5/2। यहाँ से सॉल्व करें तो लिखेंगे 2n माइनस 2r प्लस 2 = 5r, है ना। सो यहाँ से लिख सकते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, सो लिख सकते हैं 2n + 2 = 7r। 2n + 2 = 7r। सो हमारे पास एक रिलेशन आ गया इन दो रेशियो का। अब इन दोनों को लेते हैं। सो इन दोनों के बारे में क्या बोला है हमको? इन दोनों के बारे में बोला है कि NC r+1 बाई NC r = दिया है 12/5। 12/5 आप इन दोनों को भी ले सकते हो। दिस इज़ गोइंग टू बी 12/2। सो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। सो इसके हम थोड़े से लिखेंगे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n माइनस r-1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r = 12/5। चलो देखो कुछ कटेगा। फैक्टोरियल n r+1 बाहर लेंगे तो r बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r+1। और देखो यहाँ से n माइनस r बाहर लेंगे तो बचेगा n माइनस r-1 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस r। सो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा? n माइनस r बाई r+1 = 12/5। मल्टीप्लाई कर लो, सो हो जाएगा हमारे पास 5n माइनस 5r = 12r प्लस 12 और हो जाएगा 5n = 12 और 5 6 17r प्लस 12। अब ये दो इक्वेशंस हमको मिल गए हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। सो मैं अभी इसको 2 नहीं मानता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 17r = 5n माइनस 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। सो r हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लिखते हैं अब अगला 2/1। सो यहाँ पे हो जाएगा 17, इसमें बचेगा 7 = 17 वाला 5n माइनस 12 और इधर बचेगा 2n + 2। चलो मल्टीप्लाई कर लो। सो 34n प्लस 34 = 35n माइनस 84। सो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा,
सो 35n माइनस 34n इज इक्वल टू n, और ये जो हो जाएगा 34 प्लस 84, कितना हो जाएगा 448, 8 प्लस 3 11, n is equal to 118. So the answer is going to be C. So स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन पे है, so the answer is C. चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं. So ये आपको लिया गया है बाइनोमियल से, बाइनोमियल्स नहीं, परमुटेशन से लिया गया है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये सवाल है. So there are n stations in a circular path, 2 consecutive stations are connected by. So ये आप लोग को पता होगा. चलो देखते हैं कैसे इस सवाल, इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं. So बोला है there are n stations in a circular path. So circular path पे हमारे एक सर्कुलर पाथ है, इस पे हमारा n स्टेशन है. तो चलो दिखलाते हैं. लेट से 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एंड दिस इज गोइंग टू बी द n, है ना. ऐसे n स्टेशन आपके जो हैं वो एक सर्कुलर पाथ पे हैं, ऐसा सवाल में बोला गया है. सो देयर आर n स्टेशन इन अ सर्कुलर पाथ, 2 consecutive stations are connected by blue line and 2 non-consecutive stations are connected by a red line. If number of red lines is equal to 99 times number of blue line, then value of n is. So red line और blue line के बारे में बात किया है. So blue line कौन से है? So 2 consecutive यदि हम stations को क्लब करते हैं so हमारे blue line होंगे. So अभी मेरा चौक आपको इसमें दिखलाई तो नहीं देगा. So this is the blue line, this is the blue line. So these are the consecutive. So ऐसे कितने lines बनेंगे? देखो तो यहाँ से 1 से 2, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल. सो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लू लाइंस कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूँ. सो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस इज इक्वल टू हमारे पास टोटल n आएंगे, है ना. सो ये 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और n तक चलेंगे. देखो पहले से काउंट करें. सो पहला, दूसरा, n के बाद भी तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दिस इज n. सो टोटल ब्लू लाइन जो है हमारे पास कितने हो जाएंगे n. अब टोटल नंबर ऑफ रेड लाइंस देखें. सो नंबर ऑफ रेड लाइंस, सो नंबर ऑफ रेड लाइंस कैसे निकलेंगे. सो ये है सिलेक्शन. और सिलेक्शन में क्या करना है, आपको 2 पॉइंट को जोड़ना है, 2 पॉइंट को जोड़ना है. और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं. सो n एलिमेंट्स में से 2 पॉइंट को निकालने का तरीका. सो n एलिमेंट्स में से 2 पॉइंट को निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है, NC2. सो चूँकि ऑर्डर हमारा यहाँ पे मैटर नहीं करता है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन. सो ये हो गया किसी 2 को चुनने का. सो उसमें ये सारे तो कॉमन होंगे ना भैया, 1 के साथ 2 भी इसमें आ जाएगा, 2 के साथ 3 भी आ जाएगा. सो नॉन कंसेक्यूटिव कितने होंगे, सो ये टोटल नंबर हुआ और ये कंसेक्यूटिव का हुआ. सो नॉन कंसेक्यूटिव कितना हो जाएगा, सो माइनस उसमें से इसको हम घटा देंगे. सो दिस इज द नंबर ऑफ रेड लाइंस मीन्स नॉन कंसेक्यूटिव स्टेशंस, है ना. सो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बन गया. अब आगे में रिलेशन दिया है, इफ द नंबर ऑफ रेड लाइंस, सो नंबर ऑफ रेड लाइंस means NC2 minus n is equal to 99 times the number of blue lines means 99n. अब इसको सॉल्व कर देना है, n का वैल्यू निकल जाएगा. चलो करते हैं. दिस इज फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2 एंड दिस इज फैक्टोरियल n minus 2 एंड दिस इज ये इधर जाएगा. सो 99 plus 1 इज गोइंग टू बी 100n. यहाँ पे देखते हैं. सो इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2. सो दिस इज कैंसल एंड दिस इज 100n. इसको मल्टीप्लाई करें सो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 200n. इसको इधर लाते हैं. सो n स्क्वायर माइनस 201n इज इक्वल टू 0. सो n कॉमन लेते हैं, n माइनस 201 इज 0. सो n तो 0 हो नहीं सकता. सो दिस गिव्स n इज इक्वल टू 201. काफ़ी सिंपल सा है. सो द आंसर इज
ये पीछे वाले का आंसर था। सब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सो 201। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो 201 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर? सो कौन सा आंसर हो गया? आंसर इज ई। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सो अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। सो इस सवाल में गलती होने की प्रोबेबिलिटी मतलब अच्छा खासा है। सो ये बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो स्पेशल फंक्शन यूज़ किए। एक है मॉडुलस और दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस है। सो मैं इसका भी आपको जो है ना 2 मेथड बतलाऊँगा। हाँ, सो मेथड हम लोग पहले यूज़ करते हैं मेथड 1। इसको भी हम 2 तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। सो मेथड 1, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 मॉडुलस ऑफ 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x एंड दिस इज मॉडुलस एंड दिस इज dx। इसका वैल्यू है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। यदि यहाँ पे केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रहता तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि चूँकि यहाँ पे ये 3x है, सो यही सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो क्यों नहीं हम इसी को सिंप्लीफाई कर लें। सो मैं बोलूँगा एक आप काम करो, लेट 3x इज इक्वल टू t। मान लेते हैं 3x इज इक्वल टू t। सो दिस इम्प्लाइज 3 dx इज इक्वल टू dt मीन्स dx इज इक्वल टू dt बाई 3। अब इस सवाल को करते हैं मॉडुलस 2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t बाई 3। सो t बाई 3, सो दिस इज 2 बाई 3 t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t का मॉडुलस और dx इज इक्वल टू dt, दिस इज 1 बाई 3। अब ये पूरा फंक्शन जो है वो हमारा t में आ गया। अब t का लिमिट देखते हैं। So when x is equal to 1, when x is equal to 1, t is equal to 3. When x is equal to 2, so 2 3s are 6. क्लियर? सो t का वैल्यू है। अब जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू इंटरवल में डिफाइन करते हैं। सो कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 6 तक। बहुत सारे वैल्यूज आएंगे इसके। सो इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? सो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 है ना। सो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि 1 बाई 3 इंटीग्रल 3 to 4 मॉडुलस 2 बाई 3 t माइनस। अब 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t क्या होगा? 3 से 4 के बीच में यदि कोई नंबर हो सो उसमें हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t का वैल्यू क्या होगा? सो दिस इज सिंपली 3 प्लस 4 to 5, यदि t का वैल्यू 4 to 5 हो। सो दिस इज मॉडुलस 2 3 t माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? भैया हो जाएगा 4 से 5 के बाद बात कर रहे हैं प्लस इंटीग्रल 5 to 6 में बात करें। सो मॉडुलस 2 बाई 3 t माइनस 5 dt। अब आप मॉडुलस आसानी से हटा सकते हो। सो 3 से 4 के बीच में यदि मैं सबसे मिनिमम वैल्यू रखूं सो हो जाएगा 3 3, सो दिस इज़ 2 और मैं बड़ा वाला रखूं सो 8 बाई 3, सो ये 3 से छोटा होगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माइनस ऑफ दिस वन। सो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। सो 1 बाई 3 इंटीग्रल ऑफ 3 to 4, यदि मॉडुलस हटाते हैं सो दिस मॉडुलस इज गोइंग टू बी 3 माइनस 2 बाई 3t। ये सब ऐसे ही आएगा, आप चेक करोगे। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4 to 5, ये जाएगा 4 माइनस 2 बाई 3t dt और प्लस 5 to 6 5 माइनस 2 बाई 3t dt। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं। सो 1 बाई 3, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। सो इसको लिखते हैं। सो दिस इज 3t माइनस t स्क्वायर बाई 2, सो 2 2 कैंसिल, सो t स्क्वायर बाई 3 फ्रॉम 3 to 4 प्लस 4t माइनस t स्क्वायर बाई 3 फ्रॉम 4 to 5
प्लस 5t माइनस टी स्क्वायर बाई 3 to 5 to 6, सो 1/3। और देखो यहाँ पे 3t है 3 से 4, तो यहाँ पे रखेंगे 3, 4 minus 3 is 1 minus 1/3, this is not cube, this is a square, so t square, so 16 minus 9, so 16 minus 9 is 7 plus 4 times 1 minus 1/3, ये हो जाएगा 25, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये कट जाएगा सारा, सो 16 minus 9 और लिखते हैं 25 minus 16 प्लस 5 और माइनस 1/3, 36 minus 25। So this is going to be equal to 1/3. So 3 plus 4 plus 5. So 5 plus 4 9, 9 plus 3 is 12 minus 1/3 कॉमन ले लेते हैं। So देखो यहाँ पे 16 minus 9 है ना, 25 minus 16 36, तो 25 25 कैंसिल, 16 16 कैंसिल, so यहाँ पे 36 minus 9, so कितना हो जाएगा 27। So 1/3 into 12 minus 9 is 3. So the answer is 1. Is there any option? Yes, that is the option. So the option A is correct. So ये पहला मेथड है जिसमें हमने क्या किया, इस डिफ़िकल्टी को हमने हटा दिया। यदि मैं इसको हटाऊं नहीं और डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं एज इट इज़, जैसा ये दिया हुआ है, तो चलो मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 1 आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सवाल को मैथमेटिक्स में एक फ़ायदा होता है, सवाल को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इट डिपेंड्स ऑन यू। सो इसको हम लोग सिंपल मेथड से लेके चलते हैं। सो इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 to 2, मैं इसको 2x को लिखता हूँ 3x माइनस एक्स, तो हो जाएगा 3x माइनस ग्रेटर 3x माइनस एक्स, कैसे लिख सकते हैं, तो 3x माइनस एक्स इज 2x, सो 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, so 3x minus greatest integer of 3x is the fractional part of 3x. So this is fractional part of 3x minus x and dx. अब कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो तो आपका 1 से छोटा ही होगा। सो यदि मॉडुलस हटाते हैं, सो दिस मॉडुलस, यदि मॉडुलस को हम हटाते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपली x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। क्लियर, इसको और हटाते हैं, सो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 x dx माइनस इंटीग्रल 1 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx। सो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया, इसका क्या करें, इसको हम लोग कैसे लिखें, ये बड़ा सवाल है। तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखो यहाँ पे x का जो लिमिट लिखा गया है, कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, 1 से 2 के बीच में, तो मैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज करता हूँ। सो x इज गोइंग टू बी लेस दैन 2 एंड ग्रेटर दैन 1। हमको किसका चाहिए, 3x का। सो दिस इज गोइंग टू बी 3x इज गोइंग टू बी लेस दैन 6 एंड दिस इज 3। सब देखो यहाँ पे जो लिमिट है, 3x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर सकता है, सो 3x लाई कर सकता है 3 से 6 के बीच में। सो यदि हम इसको तोड़ें, सो मेरा एक रेंज होगा 3 to 4, दूसरा होगा 4 to 5, तीसरा होगा 5 to 6। सो 3 वैल्यूज़ हमको निकालने पड़ेंगे
और इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शन कब तक होगा, यदि x का वैल्यू 1/3 से ज़्यादा होता है तो ये वैल्यू 3x जो है वो 1 से ज़्यादा होगा। सो इसका फ्रैक्शनल पार्ट यदि हमको इंटीग्रल में इसको करना होगा, सो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना होगा। सो इसके इंटीग्रेशन को लिखेंगे कि भैया देखो 0 से 1/3 के बीच में इसका फ्रैक्शनल पार्ट एग्जिस्ट होगा, वो फ्रैक्शन रहेगा। इससे आगे जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर इसको लिखेंगे 3x dx। और ऐसे वैल्यू हमको कितने इंटरवल मिलेंगे, 1, 2 और 3। सो दिस इज़ 3 और ये वैल्यू हुआ इंटीग्रल 1 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx। क्लियर। सो यदि आपने इसको तोड़ लिया, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 to 2x dx माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है सो ये 3 बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज 9 इंटीग्रल 0 to 1/3x dx। चलो सॉल्व करते हैं। सो दिस इज x² 2 1 to 2 माइनस 9 x² 2 0 to 1/3। So this is 2 2s are 4, 4/2 is 2, so this is 2 minus 1/2 minus 9, 1/3 लेते हैं, so 3 3s are 9, so 1/18 minus this 0 लेते हैं, so this is 0. So 2 minus 1/2, 2 2s are 4, 4 minus 1 is 3/2. So this is 3/2 and this is minus 9 2s are, so this is 1/2 and this is 3/2 minus 1/2, so 3 minus 1/2 and this is going to be 1 आंसर है ना। सो ये दूसरा मेथड था। सो दिस इज मेथड 2। सो इस तरीके से हम सवाल को अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। So integral of 1 to 2 modulus of 2x minus greater integer of 3x dx। So और भी तरीके हैं, इसमें आप कैसे भी इसको तोड़ सकते हो। बेसिकली हमारा जो काम है इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है ना। इंटीग्रेशन तो बस ऐसे ही दिया हुआ है, मेन काम है इसको। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज है आपका, एक मॉडुलस और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो द आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। सो द A इज द आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सो ये आपका कोनिक सेक्शन का सवाल है, कोऑर्डिनेट कोनिक सेक्शन। सो बोल रहा है कि इफ x² minus y² sec² थीटा इज इक्वल टू 10 बी अ हाइपरबोला एंड x² sec² थीटा प्लस y² इज इक्वल टू 5 बी एन एलिप्स सच दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज इक्वल टू √5 times eccentricity of ellipse, then find the length of lattice rectum of ellipse। तो सिंपल सा ये फार्मूला बेस्ड सवाल है ना। ये पूरा का पूरा यदि आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं और एलिप्स का लैटिस रेक्टम क्या होता है, सो डायरेक्ट ये सवाल बन जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा थिंकिंग बेस्ड ये सवाल नहीं है, जस्ट चेक ऑफ योर फार्मूला। सो हमको जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² माइनस y² sec² थीटा इज इक्वल टू 10। सो मैं इसको हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं, सो x² 10 माइनस y² 10 cos² थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि हम लोगों ने हाइपरबोला में पढ़ा है एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस हमारा बड़ा होता है, उसको हम लोग A बोलते हैं, और माइनर एक्सिस हमारा छोटा होता है जिसको हम लोग B बोलते हैं। सो इसमें ये बड़ा है या ये बड़ा है, इस थीटा का कुछ भी वैल्यू रखते हैं है ना एक्सेप्ट 0। सो 0 और पाई छोड़ के रखते हैं। सो ये वैल्यू जो है वो 1 से छोटा होगा। यदि 1 से छोटा होगा सो 10 इंटू समथिंग इज गोइंग टू बी लेस दैन 10। सो ये वैल्यू छोटा है और ये वैल्यू बड़ा है, मतलब ये जो है वो हमारा a² है और ये जो वैल्यू है वो हमारा b² है ना। सो इसका इसेंट्रिसिटी कैसे होता है, इसेंट्रिसिटी हम लोग क्या निकालते हैं। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज डिफाइंड एज 1 प्लस b² बाई a²। अब देखो b² बाई a², सो दिस इज b² 10/10, सो दिस इज √1 प्लस cos² थीटा।
चलो ऐसे ही हम लोग एलिप्स का देखते हैं। सो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1। सो चलो यहाँ भी चेक करते हैं। सो दिस इज smaller than 1 and this is larger, so this is my a in this case and this a square and this is b square. So what is the eccentricity of ellipse is equal to square root of 1 minus b square by a square. So value रखोगे, so b square by a square, so 5 cancel, so this is going to be simply square root of 1 minus cos square theta. So this is eccentricity of E. अब रिलेशन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि eccentricity of hyperbola is equal to, so this is eccentricity of hyperbola, so 1 plus cos square theta is equal to root 5 times eccentricity of ellipse. क्या करेंगे अब, स्क्वायर कर देंगे, so 1 plus cos square theta is equal to 5 minus 5 cos square theta. So जाएगा 6 cos square theta is equal to 5 minus 1 is 4 and this implies cos square theta is equal to 2 by 3. So ये हमको मिल गया कि cos square theta जो है वो 2 by 3 है। अब पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ latus rectum of an ellipse. So length of latus rectum of an ellipse is equal to 2b square by a. Length of latus rectum क्या होता है, 2b square by a. So this is going to be 2. What is b square in the case of ellipse? So this is my b square. So b square is 5 cos square theta. So 5 cos square theta divided by a. So a square is 5, so a is root 5. So this is root 5. So देखो root 5 और cos square theta मेरा क्या है, 2 by 3. So this is 2 root 5 into 2 by 3. So this is going to be 4 root 5 by 3. है क्या कहीं पे, 4 root 5 by 3. Yes. So this is going to be the answer. है तो डायरेक्ट फार्मूला बेस आपका ये सवाल था. The answer is A. अगला सवाल है लिमिट. देख लो, ऐसे सवाल आप लोग बनाए होंगे. चलो मैं इसको दो तरीके से बनाऊंगा, इसको भी ट्राई करते हैं दो तरीके से बनाने का, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है. सो पहले तो हम इसका फॉर्म चेक करते हैं कि भैया ये फॉर्म क्या दिया. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स. सो x 0 रख देते हैं. सो पाई बाई 4 प्लस 0 इज़ पाई बाई 4 एंड tan पाई बाई 4 इज़ 1 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी. सो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है. सो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. सो हम लोग लिख सकते हैं कि देखो भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स हो. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अब देखो यहाँ पे, अब ये वाला देखते हैं क्या यहाँ पे एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं. x इज इक्वल टू 0, सो tan पाई बाई 4 इज़ 1, सो 1 माइनस 1 इज़ 0 और x इज इक्वल टू 0, सो 0 बाई 0 के फॉर्म में है. सो चलो लगाते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0. सो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x. सो सेक स्क्वायर
π/4 प्लस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो सिंपली दिस वन इज, सो x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, सो सेक स्क्वायर π/4, और सेक π/4 का वैल्यू होता है √2, और √2 का स्क्वायर इज 2, सो दिस इज गोइंग टू बी सिंपली e⁻²। आंसर देखो इसमें से कौन सा है, सो द आंसर इज बी। सो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि चलो इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है यदि ये आपको नहीं पता है, मतलब मान लेते हैं कि ये आपको फॉर्म पता ही नहीं है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बट मेरे को सॉल्व करना है, मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है विदाउट नोइंग कि दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज दिस। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सो चलो मेथड 2, दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। सो दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमको नहीं पता है अब, बट इसको सॉल्व करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ भी मान लेंगे, लेट्स से दिस इज y, आप दोनों साइड log ले लेंगे, तो लिखेंगे ln y इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, सो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ln tan π/4 प्लस x बाय 1/x, तो डिवाइडेड बाय x लिख सकते हैं ना ऐसे, ln y इज इक्वल टू, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब इसका लिमिट देखते हैं, सो x इज इक्वल टू 0, सो 0, tan π/4 इज 1 और ln 1 इज 0, सो ऊपर का वैल्यू 0, x इज 0, सो 0/0 के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे l ऑर्बिटल लगा सकते हैं। सो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 ln दिस इज गोइंग टू बी 1/tan ऑफ π/4 प्लस x इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 प्लस x, और इसका हो जाएगा 1, एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय x इज गोइंग टू बी 1, है ना। अब वैल्यू रख लो, यदि x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, सो दिस इज π/4 सेक स्क्वायर π/4, सो सेक स्क्वायर π/4, सो सेक π/4 इज √2 और √2 का स्क्वायर इज दिस इज 2, tan π/4 इज गोइंग टू बी 1, सो दिस इज 2, सो लिखेंगे ln y इज इक्वल टू 2 एंड दिस गिव्स y इज इक्वल टू e⁻², है ना। सो विदाउट नोइंग द फॉर्म हम ऐसे भी सॉल्व इसको आसानी से कर सकते हैं। सो द आंसर इज गोइंग टू बी बी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मेथड 2, है ना, ये दूसरा मेथड है। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सो इसका आंसर हमारा क्या गया, सो द आंसर इज बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। f of x be a quadratic polynomial such that f of x is equal to 0 has a root 3 and f of 2 plus f of -1 is equal to 0, then other root lies in। सो रूट के दूसरे रूट के बारे में पूछा है और एक रूट आपको दिया हुआ है ना, और एक रिलेशन भी साथ में दिया हुआ है। ये अच्छा सवाल है। है ना। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर दिस प्रॉब्लम। सो चलिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेता हूँ। सो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सो एक मैं मान लेता हूँ f of x इज इक्वल टू सम a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। एक पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। बट हमको ये दिया है कि हैज़ अ रूट 3, एक रूट हमको दिया हुआ है। सो लेट्स एज्यूम दैट अल्फा इज 3। सो मेरे पास अब क्या आ जाएगा, सो अल्फा इज 3 गिवन। सो f of x इज इक्वल टू a x माइनस 3 x माइनस बीटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कंडीशन दिया हुआ है कि देखो भैया f of 2 प्लस f of -1 जो है वो 0 के बराबर है। सो f of 2 रखते हैं, सो f of 2 निकालते हैं। सो a टाइम्स 2 माइनस 3 इज -1 और दिस इज 2 माइनस बीटा प्लस f of -1।
So f of -1, so this is a, or -1 -3, so -4, and this is -1 minus बीटा इज इक्वल टू 0। चलो a कॉमन निकाल के देख देते हैं ना। तो यहाँ पे माइनस है, सो माइनस भी निकाल लेते हैं। सो ये बच जाएगा 2 माइनस बीटा, माइनस हटा देते हैं, सो ये हो जाएगा 4। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं या रहने देते हैं। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये 1 प्लस बीटा सॉल्व करते हैं। a को हटा देते हैं, सो -2 और माइनस माइनस प्लस बीटा, और यहाँ से हो जाएगा +4 प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 0। सो 4 बीटा प्लस बीटा इज 5 बीटा इज इक्वल टू 4 - 2 इज +2, और हो जाएगा तो -2, एंड बीटा इज इक्वल टू -2/5 -0.4। सो बीटा का वैल्यू हमको -0.4 आ गया। अब चेक कर लो कहाँ पे लाई करता है, -1 से 0, यस, और तो कोई है नहीं। -1 से द शॉर्टेस्ट इंटरवल इज -1 to 0। ये भी आप पकड़ सकते हो, -2 से 1 के बीच में भी तो सर लाई कर ही रहा है, बट दिस इज़ वेरी लार्ज, सो हमको काफ़ी स्पेसिफिक एरिया मिल रहा है -1 से 0। सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी ए। सो दिस इज -1, 0, है ना। 1, 2 नहीं होगा, 0, 1 नहीं होगा। ए और सी में से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर -2 से 1 तक भी तो हो सकता है, क्योंकि -2 से 1 के बीच में हमारा जो है वो -0.4 लाई कर रहा है ना। सो आप ये भी सोच सकते हो, वो भी सोच सकते हो। तो हम लोग करते क्या है, जितना हम उसको कंस्ट्रेंट में डाल सकते हैं, जितना क्लोजनेस हम बतला सकें। मैं बोलूँ कि मेरे पास एक रूट 3 है, मान लो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मैं बोलूँ कि -10 से +10 के बीच में एक रूट लाई करता है, और ऐसे मैं बोलूँ कि 2 से 4 के बीच में, सो कौन ज़्यादा स्पेसिफिक है, ऑब्वियसली 2 to 4। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ वाई द आंसर इज गोइंग टू बी -1, 0। क्लियर? क्या और मेथड है कुछ इसको बनाने का? सो दिस इज गोइंग टू बी, तो दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। यदि बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो नहीं बना, और क्या, ट्राई करते हैं दूसरा मेथड, है ना। सो दूसरे मेथड को देखते हैं बनता है कि नहीं। हो सकता है थोड़ा लेंदी पड़ जाए दूसरा मेथड, पहला मेथड काफ़ी शॉर्ट था। दूसरा मेथड हम मान लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू, इन जनरल हम लोग क्या मानते हैं, ax² + bx + c, है ना, ax² + bx + c। यदि 3 इसका रूट है, सो f(3) क्या हो जाएगा हमारा 0। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो 3 × 3 = 9, सो लिखेंगे 9a + 3b + c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अब दूसरे रिलेशन को यूज़ करते हैं, f(2) + f(1) इज इक्वल टू 0। सो 2 रखते हैं, सो 2 × 2 = 4a, और +2b + c + a - b + c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 4a + a इज़ 5a, 2b - b इज़ b, and c + c इज़ 2c इज इक्वल टू 0। सो लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन दोनों में से मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ इक्वेशन 1 × 2 माइनस इक्वेशन 2। सो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 = 18, 18a + 3 × 2 = 6b + 2c माइनस 5a - b - 2c इज इक्वल टू 0। कुछ कटेगा ऑब्वियसली, मेरे को एक टर्म कटाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। सो 18a - 5a, सो कितना हो जाएगा 13a, और ये जाएगा 6b - b इज 5b इज इक्वल टू 0। सो लिखेंगे 13a इज इक्वल टू 5 - 5b, है ना। अब इसी वैल्यूज़ को हम लोग किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे, या तो इसमें रख लो या तो इसमें रख लो। सो चलो इसमें रखते हैं। सो 5 e का वैल्यू यहाँ पे रखें। सो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा -5b/13,
सो माइनस 5b बाई 13, माइनस 5b बाई 13, तो 5a हो गया प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सो ये जाएगा माइनस 25b प्लस 13b बाई 13 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा हमारा 13 7 माइनस 12b बाई 13 इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू 2c 12b। सो दिस इम्प्लाइज 6b इज इक्वल टू 13c, या इसको ऐसे लिख सकते हैं b बाई 13 इज इक्वल टू c बाई 6। अब यहाँ से देखो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज a बाई माइनस 5 इज इक्वल टू a बाई माइनस 5 इज इक्वल टू b बाई 13, b बाई 13 इज इक्वल टू दिस एंड b बाई 13 इज इक्वल टू दिस। तो दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो मेरे पास हो जाएगा a बाई माइनस 5 इज इक्वल टू b बाई 13 इज इक्वल टू c बाई 6, है ना। सो अल्फ़ा हमको पता है, मान लेते हैं इसका रूट अल्फ़ा बीटा है। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, c बाई ए। देखो तो इस एक्सप्रेशन से यदि मैं इसको और इसको क्लब करूँ, सो c बाई ए इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 5, सो माइनस 6 बाई 5, और अल्फ़ा हमको पता है कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा इज़ 3, सो दिस इज़ 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 5, सो बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5, सो दिस इज माइनस 0.4। यस, चलो यहाँ से भी हमारा सॉल्व हो गया। सो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करते। ये थोड़ा लेंदी हो गया, पहले वाला थोड़ा इजी था, ये थोड़ा लेंदी है बट बनेगा, है ना। सो यहाँ से भी आपका आंसर आया माइनस 0.4 विच इज़ द आंसर ए। यस, सो आंसर इज ए। चलो अगले सवाल की तरफ देते हैं। सो अगला सवाल है, इफ अ कर्व y इज इक्वल टू f of x satisfies the differential equation thus the x and passes through 1, 2, then find f of 1 by 2। सो ये सवाल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। तो इसका भी बहुत सारा मेथड है, मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। सो आपके बुक में और आपने पढ़ा होगा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको भी यूज़ करके बना सकते हो। मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा, है ना। इसको थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म में हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो हमारे पास है 2x स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x y प्लस y स्क्वायर dx। सो देखो मैं क्या करता हूँ, ये 2 वाले टर्म को दोनों को एक साइड लेके आता हूँ। सो लिखता हूँ मैं 2x स्क्वायर डी वाई माइनस 2xy dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dx। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2x, और इनफैक्ट माइनस 2x कॉमन लेता हूँ। सो माइनस 2x कॉमन लूँगा यहाँ से, सो ये हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा y dx माइनस x dy, है ना, और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dx। मैं इसको एक लाइन और बढ़ाता हूँ, y dx माइनस x dy बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx बाई 2x। अब ये ध्यान से देखो, आप यहाँ पे देखोगे, सो मैं बोलूँ कि d ऑफ x बाई वाई क्या होगा, सो आप बोलोगे इसका, सो u बाई v के टर्म में, सो लिखेंगे y इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx माइनस x एज इट इज़ y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई x का डिफ्रेंशिएशन y स्क्वायर। देखो तो क्या यही चीज़ है यहाँ पे, y dx माइनस x dy बाई y स्क्वायर। सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज d ऑफ x बाई y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 dx बाई x। चलो अभी इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2
ln x। सो हमारा y क्या हो जाएगा? सो y इज इक्वल टू दिस इज माइनस 2x बाई ln x। अब आगे क्या पूछा है? वी हैव टू फाइंड आउट f ऑफ 1/2। सो यही y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा है। सो f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1/2 और ln 1/2। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ऑब्वियसली गड़बड़ हुआ है। सो दिस इज ln x प्लस वी हैव वन कांस्टेंट ln c। इंडेफिनिट है तो यहाँ कभी नहीं लिख सकते इसको। सबने कांस्टेंट लिखना छूट गया था। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ से वैल्यूज लिखते हैं, हमको दिया हुआ भी है। सो इट पासेस थ्रू, जो कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है? 1,2 से, मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। सो चलो y का वैल्यू हमको दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया है, रख देते हैं सब, c का वैल्यू निकल जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 ln x का वैल्यू 1 प्लस ln c। देखो तो ln 1 का वैल्यू 0, सो दिस इज 0, सो ln c इज इक्वल टू, सो दिस गिव्स ln c इज इक्वल टू हाफ। तो चलो इस वैल्यू को हम लोग इसमें रखते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में रखते हैं। सो x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस ln x बाई 2 और ln c इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज 1/2। सो दिस implies x by y is equal to 1 minus ln x by 2, and this gives y is equal to 2x by 1 minus ln x। क्लियर? अब पूछता है कि f of 1/2 बतलाओ। चलो भैया, f of 1/2 is equal to 2 into 1/2 1 minus ln 1/2। सो दिस 2 कैंसिल, और ln 1/2 को क्या लिख सकते हैं? माइनस ln 2, सो माइनस माइनस प्लस। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/1 प्लस ln 2। तो द आंसर इज करेक्ट। सभी भी हमारा आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। सो आप इसको आसानी से बोल सकते हो कि देखो भैया, ये जो है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, 1/1 प्लस ln 2। तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना? सो आंसर क्या होगा इसका? द आंसर इज गोइंग टू बी ए। द आंसर इज ए। चलो अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इफ ए बी सी आर 3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0, देन पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बाय ए इज इक्वल टू। सो ये कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में एक्चुअली में ये, इसको आप बोल सकते हो कि ये सेट थ्योरी का सवाल है। ये सवाल जो है वो एक्चुअली सेट थ्योरी से पूछा गया इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको ऐसा लगे कि ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। सो प्रोबेबिलिटी का हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली इसमें यूज़ हुआ है, बिकॉज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी पूरा हमारा सेट थ्योरी ही है। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमको क्या दिया हुआ है? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट पी बी कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन सी कॉम्प्लीमेंट बाय ए। और आपको बेसिक से पता होगा इसको कैसे लिखते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रेशन सी कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमको इसका वैल्यू निकाल लेना है। यदि इसका आपको फार्मूला आता है तो बहुत अच्छा, यदि फार्मूला नहीं आता है तो क्या करेंगे? किसका सहारा लेंगे, है ना? यदि इसको आप सेट थ्योरी में फार्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो कौन हमको बतलाएगा? सो हमको बतलाने के लिए एक मेथड है,
यदि कुछ भी नहीं हो तब भी हम फार्मूला इसका निकाल सकते हैं, और वो मेथड है हमारा वेन डायग्राम। So I'm going to use Venn diagram. This is set A, set B, set C. Set A, set B, set C. चलो इस बात को समझते हैं। सेट A चाहिए किसका इंटरसेक्शन? सेट A का इंटरसेक्शन चाहिए किससे? सो B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, है ना। सो B कॉम्प्लीमेंट B को छोड़ के सब, C को छोड़ के सब, और A। सो मेरा कौन सा पार्ट हो जाएगा? सो जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है, आप देख सकते हो ये वाला पार्ट हमारा रिक्वायर्ड है, मतलब ये जो वैल्यू है वो ये वाला पार्ट है। अब इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, देख लो आप आसानी से। मैं इसको 3 फिगर में बनाता हूँ। सो दिस इज B, सो दिस इज गोइंग टू बी द B कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका C, और ये रहेगा। तो ये सब इसमें रहेगा। तो ये B को छोड़ के बाहर का सारा कुछ। ऐसे ही यदि हम C कॉम्प्लीमेंट की बात करें, A, B और C। सो C को छोड़ के सब कुछ। अब थोड़ा इन दोनों का देखो। सो दिस इंटरसेक्शन दिस, सो इसमें ये वाला गोला नहीं होगा और इसमें से ये पार्ट नहीं होगा, और तीसरा हमारा क्या है, A। सो तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, सो दिस इज द पार्ट, सो आवर रिक्वायर्ड पार्ट। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस सेक्शन। सो मैं क्या करता हूँ, पूरा प्रोबेबिलिटी लेता हूँ PA, देख लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू लिख रहा हूँ। सो ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मैं पहले ये पूरा ले लूँगा। सो पूरा क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस किसको घटा दूँ, ये वाला एरिया घटा दूँ। सो ये एरिया कितना हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B। आपको पता होगा कि दिस पार्ट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना। सो PA माइनस इसको घटा दिया। अब इसको घटाएंगे, सो इतना नहीं घटाना है हमको, तब इतना ही घटाना है। और ये टोटल कितना है हमारा, यदि आप इस टोटल को देखो, सो ये है हमारा A इंटरसेक्शन C, और A इंटरसेक्शन C में से ये पार्ट निकाल लेंगे, सो ये जगह A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो लिखेंगे P A इंटरसेक्शन C माइनस P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब चलो इसको वैल्यू रख लेते हैं। सो ये रखेंगे PA माइनस A इंटरसेक्शन B को क्या लिख लेंगे हम लोग, PA इंटू PB। इसको रखेंगे, सो दिस इज माइनस PA इंटू PC, और ये माइनस माइनस प्लस, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का वैल्यू 0 दिया हुआ है, काम खत्म, है ना। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख लो। सो इसमें से हमारा क्या निकल जाएगा, PA कॉमन निकल जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस PB माइनस PC। अब देखो, सो इस वैल्यू को रखेंगे, सो PA कैंसिल, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी, सो लिखेंगे B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट बाय A इज इक्वल टू 1 माइनस PB माइनस PC। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस PB इज PB कॉम्प्लीमेंट माइनस PC, या 1 माइनस PC इज PC कॉम्प्लीमेंट, और PC कॉम्प्लीमेंट माइनस PB। सो ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। PC प्लस PB नहीं, PC कॉम्प्लीमेंट प्लस PB नो, PB कॉम्प्लीमेंट प्लस PC नो, PC कॉम्प्लीमेंट माइनस PB यस। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्लियर? सो ये भी ऑप्शन आ सकता था पी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी सी. सो द आंसर इज डी. If sum of series x plus k plus x square plus k minus 2 into a plus x cube plus k minus 4a plus 9 terms is this one, then the value of k is. So ये आपका सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम है, इसका वैल्यू निकालना है. सो ये भी सिंपल सा ही आप इसको बोल सकते हो. तो चलो देखते हैं. सो सम ऑफ सीरीज हमको क्या लिखना है, किसका निकालना है? तो टर्म है हमारा x प्लस के प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 2a प्लस एक्स क्यूब प्लस के माइनस 4a प्लस अप टू 9 टर्म्स. सो चलो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो x वाले को एक साथ रखते हैं. सो हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस, अब देखो के ए के माइनस 2a के माइनस 4a. सो इसमें से मैं a कॉमन ले लेता हूँ. सो हो जाएगा k प्लस के माइनस 2 प्लस के माइनस 4 प्लस डॉट 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 9 टर्म्स. ये आपका कौन से सीरीज में है? जीपी में है. सो जीपी में आपका समीशन क्या होता है? ए आर टू द पावर एन माइनस 1 आर मीन्स एक्स बाई एक्स माइनस 1 प्लस ए. अब यहाँ पे देखो ये क्या है आपका? सो दिस इज ए पी के माइनस 2 के माइनस 4. सो द कॉमन डिफरेंस इज माइनस 2. सो इसका समीशन कैसे लिखते हैं हम लोग? सो एन बाई 2. सो एन बाई 2 2a plus n minus 1 into d. So d is minus 2. इसको लिखें. सो x to the power 10 minus x by x minus 1 plus 9a by 2 and this is going to be 2k minus 16 और यहाँ से 2 निकाल लें. सो 9a 2 सो k माइनस 8. सो दिस इज़ द वैल्यू. और हमको क्या दिया गया है कि इस समेशन का वैल्यू क्या है हमारा? x टू द पावर 10 माइनस x माइनस 45 a x माइनस 1 बाई x माइनस 1. तो चलो इसको दो भाग में तोड़ देते हैं, इसके साथ और इसको. सो लिखते हैं दिस कैन बी रिटन एज x टू द पावर 10 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1 और माइनस 45 ए एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट. अब यहाँ से देखो कंपेयर करते हैं. x टू द पावर 10 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1 पहला टर्म है, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे माइनस है और यहाँ पे a है, वहाँ पे 45 है. तो मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 9 टाइम्स k माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 45. सो k माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5. सो k इज इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3. सो द वैल्यू ऑफ k इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3. सो द वैल्यू ऑफ k इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3. ठीक है. सो अभी हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कर लिया है मैथमेटिक्स का और मोर और लेस क्वेश्चन सारे मतलब अच्छे खासे हैं, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं है और मैं सिंपल भी नहीं बोलूँगा. कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा बहुत जो है इटरेशन और थोड़ा बहुत जो है कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है. सो पेपर का टफनेस ओके मैं बोलूँगा मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर में मैं बोल सकता हूँ. तो इसको मैं टफ के कैटेगरी में नहीं डालूँगा, है ना. ये आपका जो पेपर है वो टफ के कैटेगरी में नहीं है. 12 में से मेरे को लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं. 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे क्वालिटी के हैं, बाकी सब ठीक है ना. सो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर हम इसको बोल सकते हैं. सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देंगे. सो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे. ठीक है.